नमस्कार, स्वागत आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां आपके लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं मुकुल शर्मा और आइए अब खबरें देखते हैं तेज रफ्तार से। नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर शिकंजा कसते हुए आरोप पत्र दायर किया है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में दाखिल किया गया आरोप पत्र। ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र में दोनों नेताओं को आरोपी बनाया गया है। आरोप पत्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा समेत कई नेताओं के नाम भी शामिल। कांग्रेस ने ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताते हुए उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ईडी की कार्रवाई का विरोध करते हुए कांग्रेस आज देश भर में प्रदर्शन करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की टिप्पणी पर निशाना साधते हुए इसे आधारहीन करार दिया और इसे भारत के इतिहास में विचित्र मामला बताया। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस को इस मुद्दे पर राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये मामला उसके शासन के दौरान दर्ज हुआ था। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज राज्य के इमामों, मुज्जरों और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगी। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने संसद में भी वक्फ बिल पर कड़ा ऐतराज जताया था। ममता बनर्जी ने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि वे राज्य सरकार पर भरोसा रखें। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के विरोध में हिंसक घटनाएं भी हो रही हैं और बड़ी संख्या में हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा है। बीजेपी समेत विपक्षी दलों ने ममता सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है और ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की है। भाजपा आज पश्चिम बंगाल में शहीदी दिवस मनाएगी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ कानून के हिंसक विरोध प्रदर्शन के दौरान 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। भाजपा यहां काली पट्टी बांधकर शहीदी दिवस मनाएगी। बीजेपी ने इस हिंसा को लेकर ममता बनर्जी की सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि मुर्शिदाबाद के हालात भयावह बने हुए हैं और कई हिंदू परिवारों को वहां घर छोड़कर भागना पड़ा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक टीम पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हुई हिंसा की जांच के लिए इलाके का दौरा करेगी। टीम 3 सप्ताह के भीतर आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। आयोग ने एक बयान जारी कर बताया कि मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के दौरान उन्हें मानवाधिकारों के उल्लंघन की कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं। आयोग ने इसके लिए एक टीम का गठन किया है। कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर बिहार को बंगाल बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के हिंदुओं को यह फैसला लेना है कि वे ऐसा होते देखना चाहते हैं या नहीं। उन्होंने मुर्शिदाबाद हिंसा पर कहा कि देश के हिंदू गंभीर खतरे में हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। कोर्ट में कांग्रेस, आरजेडी, टीएमसी जैसे राजनीतिक दलों के नेताओं के अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत कई संगठनों और लोगों ने याचिकाएं दाखिल की हैं। मामले में अब तक 70 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। हालांकि कोर्ट ने आज 10 याचिकाओं को सुनवाई के लिए लिस्ट किया है। मोदी कैबिनेट में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने एक बार फिर दोहराया कि संशोधित वक्फ कानून मुसलमानों के हित में है। कोच्चि में उन्होंने मुस्लिम समाज से अपील करते हुए कहा कि वे कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों का वोट बैंक ना बने, क्योंकि वोट बैंक बनने के बाद उनके हितों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है। उत्तर प्रदेश के संभल के चंदौसी में राजस्व विभाग ने सरकारी तालाब की जमीन को अवैध कब्जा मुक्त कराया। जनेटा में दरगाह शरीफ की शिकायत मिलने के बाद राजस्व विभाग की टीम गांव पहुंची थी। राजस्व विभाग ने दरगाह से थोड़ी दूर स्थित सरकारी तालाब की जमीन की नापतोल की, जिसमें 40 बीघा जमीन पर लोगों ने अवैध रूप से कब्जा करके खेती शुरू कर दी थी। तमिलनाडु के वेल्लोर जिले के कटुकोलई गांव में जमीन को लेकर वक्फ के दावे ने विवाद पैदा कर दिया है। कटुकोलई गांव के लोगों ने वक्फ की ओर से एक नोटिस भेजा गया है।
इस नोटिस में वक्फ का दावा है कि गांव की जमीन वक्फ की संपत्ति है। इस नोटिस के बाद लगभग 150 ग्रामीण परिवारों ने विरोध में कलेक्ट्रेट कार्यालय तक मार्च निकाला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बहनोई और व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा पर ईडी का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। ईडी ने वाड्रा को आज फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। कल भी हरियाणा के जमीन सौदे के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनसे पूछताछ की गई थी। करीब 6 घंटे तक ईडी ने पूछताछ की थी। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ अभियान में सुरक्षा बलों की सफलता का सिलसिला लगातार जारी है। कोरागांव नारायणपुर सीमा पर हुई मुठभेड़ में 2 कट्टर नक्सली मारे गए। मारे गए दोनों नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इनके पास से AK-47 बरामद की गई है। फिलहाल इलाके में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान भी जारी है। पाकिस्तान की ओर से भारत के वक्फ संशोधन अधिनियम पर की गई आलोचना पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने लिखा है कि वक्फ कानून भारत की संसद द्वारा पारित करके बना है। पाकिस्तान की टिप्पणी को उन्होंने भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बताया और कहा कि पाकिस्तान को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। रणधीर जायसवाल ने आगे लिखा कि पाकिस्तान की टिप्पणी निहित स्वार्थों से प्रेरित और पूरी तरह निराधार है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला किया है। इनमें 11 IPS अफसर और 16 IAS अफसरों का नाम शामिल है। मंगलवार को आए निर्देश के बाद अयोध्या और अमेठी समेत 6 जिलों के DM बदल गए और 16 IPS अधिकारियों का भी स्थानांतरण किया गया है। छिहत्तरवें राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस समारोह के मौके पर जयपुर स्थित राजस्थान पुलिस अकादमी में आज विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। भारतीय सेना की फील्ड अस्पताल टीम देर रात भारत लौट आई है। म्यांमार भूकंप पीड़ितों को मेडिकल सहायता देने के लिए भेजी गई भारतीय सेना की टीम मंगलवार इंडियन एयरफोर्स बेस पर वापस लौटी। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारतीय टीम म्यांमार के आंटले में तैनात थी। टीम में सर्जन, ट्रॉमा केयर एक्सपर्ट, लैब टेक्नीशियंस, एक्सरे यूनिट और लाइफ सेविंग सर्जरी के लिए सभी जरूरी लोग शामिल थे। पैराफील्ड अस्पताल के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल जगनीत गिल ने कहा कि उन्हें म्यांमार के लोगों और वहां की सरकार से बहुत अच्छा समर्थन मिला। उन्होंने कहा कि एक तरह से बहुत मुश्किल काम नहीं था क्योंकि हमें ऐसा करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को दिल्ली के कुछ प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ाए जाने के मुद्दे पर बच्चों और उनके अभिभावकों से बात की। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि जिन स्कूलों के खिलाफ बच्चों के अभिभावकों की तरफ से फीस में बढ़ोतरी की शिकायत की जा रही है, उन्हें नोटिस भेजे जा रहे हैं। इन सभी स्कूलों के खिलाफ जांच बैठाकर एक्शन लिया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 17 अप्रैल को ब्राजील के ब्रासिलिया में आयोजित होने वाली ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की 15वीं बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका समेत अन्य देश भी शामिल होंगे। कृषि मंत्री यात्रा के दौरान ब्राजील में कृषि एवं पशुधन मंत्री कार्लोस हेनरिक विकेटा फेवेरो और कृषि विकास एवं पारिवारिक खेती मंत्री लुइस पाउलो एक्सेरा के साथ भी बैठक करेंगे। देश के उच्च इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश और छात्रवृत्ति के लिए एंट्रेंस एग्जाम आयोजित करने वाली संस्था NTA ने JEE सेशन 2 के संबंध में कहा है कि अपलोड की गई उत्तर कुंजियां केवल अनंतिम है। NTA उम्मीदवारों को सलाह देना और सूचित करना चाहता है कि उन्हें अनावश्यक संदेह और चिंता पैदा करने वाली रिपोर्टों से गुमराह नहीं होना चाहिए। NTA ने हमेशा पारदर्शी परीक्षा प्रक्रिया का पालन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ वैश्विक घटनाक्रम पर भी चर्चा की। दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के विस्तार का उल्लेख किया। साथ ही दोनों नेता आगामी भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के अवसर पर नॉर्वे में होने वाली अपनी बैठक को लेकर उत्साहित हैं।
पंजाब के मोहाली में आप नेता और मोहाली विधायक कुलवंत सिंह के आवास पर ईडी ने छापेमारी की। प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी पर्ल एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड मामले में की गई है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह आज ग्रेटर नोएडा में 59वें IHGF दिल्ली फेयर स्प्रिंग 2025 का उद्घाटन करेंगे। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मातुरिटा इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि होंगे। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और श्रम मंत्री मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली के ITC मौर्या में आयोजित IMEC कॉन्क्लेव 2025 को संबोधित करेंगे। कॉमेडियन कुणाल कामरा की टिप्पणी को लेकर दर्ज FIR को रद्द करने की याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। ये मामला महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर की गई कथित टिप्पणी से जुड़ा हुआ है। भारतीय मौसम विभाग ने पूरे देश में मानसून के दौरान सामान्य से अधिक वर्षा होने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के अनुसार देश के सभी राज्यों में अच्छी बारिश होगी। देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाके समेत पूरे NCR में गर्मी एक बार फिर अपना तेवर दिखाने लगी है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन अब वापस गर्मी बढ़ रही है। राजस्थान में अगले 2 दिनों तक शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा गुजरात में भी गुरुवार तक गर्म हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। जम्मू कश्मीर, पंजाब और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं असम के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और फिलहाल एक्सप्रेस 100 में हम यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। पैसे बड़े बदल गए हो यार। अब जेब से नहीं स्कैनर से आते हो, फिर भी बोनी पर सर लगाए जाते हो। हुलिया चेंज हुआ पर अंदर से वही हो। बदले हो लेकिन इतने भी नहीं बदले हो। हाई फाई होके भी भाषा सबकी बोलते हो। तिजोरी में नहीं लेकिन महफूज अब भी हो। पैसों का तरीका जितना भी बदले, हमारे लिए उसकी कदर नहीं बदलेगी। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत एक्सप्रेस 100 में। आइए एक बार फिर से खबरें देखते हैं तेज रफ्तार से। वैश्विक बाजारों में आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में 820.93 अरब डॉलर की वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात किया है। इसमें सालाना आधार पर 5.5% की वृद्धि हुई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मुताबिक वित्त वर्ष 2024 और 25 में वस्तु निर्यात बढ़कर 437.4 अरब डॉलर तक पहुंचा, जबकि गैर पेट्रोलियम निर्यात 6% बढ़कर 374.08 अरब डॉलर रहा। मार्च में वस्तुओं का निर्यात मामूली रूप से 0.7% बढ़कर 41.97 अरब डॉलर हुआ। वहीं आंकड़े ऐसे समय में सामने आए हैं जब वैश्विक बाजारों में अमेरिकी टैरिफ में बढ़ोतरी के कारण अफरा तफरी मची हुई है। दिल्ली सरकार ने सभी श्रेणियों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरों में वृद्धि की घोषणा की है। ये नई दरें 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगी। अकुशल श्रमिकों का न्यूनतम मासिक वेतन अब 18,456 रुपये प्रति माह होगा, जो पहले 18,066 रुपये प्रति माह था। ऐसे ही अर्धकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 19,929 से बढ़ाकर 20,371 रुपये प्रति माह कर दी गई है। वहीं दिल्ली सरकार का कहना है कि श्रमिकों की मजदूरी दरों में बढ़ोतरी महंगाई को ध्यान में रखते हुए की गई है, जिससे श्रमिकों को आर्थिक राहत मिलेगी।
द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर वार्ता प्रक्रिया के बीच भारत ने अमेरिका के साथ व्यापार उदारीकरण का रास्ता अपनाने का फैसला किया है। वाणिज्य सचिव सुनील वर्तवाल ने कहा है कि अगले 2 महीने दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर सीधी बातचीत शुरू होने की उम्मीद है। इस समझौते के अंतिम रूप लेने से दोनों देशों के बीच कारोबार के बड़े अवसर उत्पन्न होंगे। वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि भारत और अमेरिका इसी हफ्ते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत शुरू कर रहे हैं। उम्मीद है कि मई के दूसरे पखवाड़े में आमने सामने की बातचीत शुरू हो जाएगी। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से शुरू हुए विपणन सीजन में 14 अप्रैल तक 60 लाख टन गेहूं खरीद लिया है। अधिकांश खरीद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से की गई है। खाद्य मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार इस सत्र में 3.1 करोड़ टन खरीद का लक्ष्य रखा गया है। इसमें से 2 करोड़ टन गेहूं पंजाब और हरियाणा तथा शेष देश के अन्य हिस्सों से खरीदा जाएगा। मार्च महीने में थोक मूल्य आधारित महंगाई दर घटकर 2.05% रही है। वहीं खाद्य पदार्थों की कीमतों में धीमी गति से वृद्धि के कारण भारत की थोक मुद्रास्फीति मार्च में 4 महीने के निचले स्तर पर आई। यूटिलिटी गाड़ियों की मजबूत मांग से देश में यात्री वाहनों की थोक बिक्री बीते वित्त वर्ष 2024-25 में सालाना आधार पर 2% बढ़कर रिकॉर्ड 43,01,848 इकाई पहुंची। वहीं वित्त वर्ष 2024-25 में इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण बढ़कर 19.7 लाख पहुंच गया, जो 2023-24 के 16.8 लाख इकाइयों की तुलना में 16.9% अधिक है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने गूगल इंडिया और उसके 3 वरिष्ठ अधिकारियों को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के कथित उल्लंघन के लिए लगाए गए जुर्माने की 50% राशि बैंक गारंटी के रूप में जमा करने को कहा। आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने विशाखापट्टनम में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को 21.16 एकड़ जमीन पट्टे पर देने को मंजूरी दी है। ये जमीन टोकन पट्टा मूल्य 99 पैसे की कीमत पर आवंटित की जाएगी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक टाउनशिप क्षेत्रों में संपत्ति कर बकाया पर मासिक 2% जुर्माना माफ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। जेएसडब्ल्यू स्टील देश की वित्तीय राजधानी के पास एक संयंत्र में 1 करोड़ टन सालाना हरित इस्पात क्षमता स्थापित करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगी। सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी इडा का शुद्ध लाभ 31 मार्च 2025 को समाप्त तिमाही में 49% बढ़कर 502 करोड़ रुपए रहा। फूड और किराना सामान की डिलीवरी कंपनी स्विगी ने पिंग नाम का एक नया ऐप लॉन्च किया है, जो एआई आधारित प्लेटफॉर्म है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने स्विगी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और केंद्रीय श्रम रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे भी मौजूद रहीं। रियल एस्टेट कंसल्टेंसी साउथ एशिया की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में लग्जरी मकानों की बिक्री तेजी से बढ़ रही है। साल 2025 की पहली तिमाही में देश के टॉप 7 शहरों में लग्जरी मकानों की बिक्री में 28% की बढ़ोतरी हुई है। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार को लेकर व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिना लेविट ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के साथ व्यापार समझौते को तैयार हैं, लेकिन इसके लिए पहला कदम चीन को उठाना होगा। कैरोलिना लेविट ने कहा कि गेंद अब चीन के पाले में है। अमेरिका को चीन के साथ समझौता करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि चीन को अमेरिका की, खासकर अमेरिकी उपभोक्ताओं की आवश्यकता है। कैरोलिना लेविट ने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने के विचार को लेकर एक सवाल के जवाब में कहा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी भी कनाडा पर अपने रुख पर कायम है। उन्होंने कहा कि अमेरिका कनाडा की राष्ट्रीय रक्षा को दे रहा है सब्सिडी। कैरोलिना लेविट के अनुसार ट्रंप का मानना है कि कनाडा के लोगों को अमेरिका का 51वां राज्य बनने से बहुत फायदा होगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने निष्पक्ष व्यापार सौदों में उनका लक्ष्य अमेरिकी श्रमिकों को पहले स्थान पर रखना है।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को अमेरिका और ईरानी अधिकारियों के बीच होने वाली दूसरी बैठक से पहले ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए अपने शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सहयोगियों के साथ बैठक की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सईद से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर शनिवार को होने वाली वार्ता पर चर्चा की। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव ने कहा है कि अमेरिका ईरान पर अधिकतम दबाव की नीति पर कायम है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप वार्ता पर और संवाद के पक्षधर हैं। नेपाल के वीरगंज में बीते शनिवार को हनुमान जन्मोत्सव के दौरान हुई हिंसा के बाद लगाया गया कर्फ्यू अभी भी रात के वक्त जारी है। शहर में किसी भी तरह की सभा, बैठक, जुलूस और प्रदर्शन पर फिलहाल अगले आदेश तक प्रतिबंध रहेगा। हनुमान जन्मोत्सव के दिन शोभा यात्रा के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने तनाव फैलाया और हिंसा भड़क उठी। इस हिंसा में कई पुलिसकर्मी और उपद्रवी घायल हुए। घटना के बाद इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में आज दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मैच होगा। यह मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। आईपीएल 2025 के 31वें मैच में पंजाब किंग्स की टीम ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 16 रनों से हराया। पंजाब के 111 रनों के स्कोर के जवाब में कोलकाता की टीम 15.1 ओवर में 95 रनों पर ढेर हुई। आईएसएसएफ विश्व कप में भारत ने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदकों के साथ की धमाकेदार शुरुआत। सुरुचि सिंह ने मनु भाकर को पछाड़कर 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड जीता। वहीं सौरभ चौधरी ने कांस्य पदक के साथ वापसी की। चेन्नई में इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट 2025 के भाला फेंक मुकाबले में यशवीर सिंह ने 77.49 मीटर थ्रो के साथ खिताब जीता। यशवीर सिंह ने किशोर जैना को हराकर ये खिताब अपने नाम किया। किशोर जैना 75.99 मीटर के थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर रहे। नई दिल्ली में हुई फिल्म केसरी चैप्टर 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बतौर मुख्य अतिथि हुई शामिल। फिल्म केसरी चैप्टर 2 को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, यह एक अद्भुत फिल्म है। उन्होंने कहा कि हमें अपने देश के लिए मरने का मौका कभी नहीं मिलेगा, लेकिन हम अपने देश के लिए जी जरूर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पारिवारिक मनोरंजक फिल्म तोमची का पोस्टर किया जारी। फिल्म 23 मई को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। फिल्म निर्देशक AR दास और शिव कार्तिकेयन ने अपनी नई फिल्म दिल मद्रासी का किया ऐलान। फिल्म इसी साल 5 सितंबर को होगी रिलीज। संगीतकार इलिया रासा ने तमिल फिल्म गुड बैड अगली के निर्माताओं को कानूनी नोटिस जारी कर उन पर बिना अनुमति के उनके गानों को उपयोग करने का आरोप लगाया। तमिल फिल्म निर्माता और अभिनेता SS टेनी ने किडनी की बीमारी के कारण 57 वर्ष की आयु में दुनिया को कहा अलविदा। पैन इंडिया फिल्म 45 का टीजर हुआ जारी। फिल्म 15 अगस्त को कन्नड़, हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा में होगी रिलीज। यूट्यूबर रणवीर अल्हाबादिया और समय रैना आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में महाराष्ट्र साइबर पुलिस के सामने हुए पेश। दोनों पूछताछ के लिए सिलसिले में पहुंचे थे। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने प्रोड्यूसर महावीर जैन के साथ एक नई कॉमेडी फिल्म के लिए मिलाया हाथ। फिल्म की शूटिंग इसी साल सितंबर में होगी शुरू। विनोद कापड़ी की फिल्म पायर इमेजिन इंडिया अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 6 कैटेगरी में हुई नामांकित। फिल्म उत्तराखंड में पलायन पर है आधारित। धनुष की फिल्म कुबेर के गाने का पहला लुक हुआ जारी। देवीश्री प्रसाद द्वारा रचित ये गाना 20 अप्रैल को होगा रिलीज। फिल्म आशिकी से मशहूर हुई अभिनेत्री अनु अग्रवाल ने कहा, कार्तिक आर्यन और श्रीलीला को आशिकी 3 के लिए चुने जाने पर होना चाहिए आभारी। हॉलीवुड अभिनेता जॉनी डेप फिल्म डे ड्रिंकर के साथ 6 साल बाद इंडस्ट्री में फिर कर रहे हैं वापसी। वहीं फिल्म का निर्देशन मार्क वेब ने किया है। अमेरिकी पॉप स्टार कैटी पेरी बनी अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली सिंगर। कैटी के साथ 5 अन्य महिलाएं भी जेफ बेजोस के ब्लू ओरिजिन रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष यात्रा पर गई थी।
तो फिलहाल के लिए एक्सप्रेस न्यूज में बस इतना ही। आगे देखिए इकॉनमी टुडे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।